प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य, मनोविज्ञान विभाग, SVP कॉलेज भभुआ। आज आपको मनोविज्ञान के अर्थ और उसके विषय वस्तु के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का पाठ आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगा, रुचिकर होगा और मनोविज्ञान के अर्थ को समझने में लाभदायक सिद्ध होगा। मनोविज्ञान साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, साइक और लोगोस। साइक का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है व्याख्या या वर्णन करना। जैसा कि हम जानते हैं, मनोविज्ञान शुरू से ही दर्शन शास्त्र के छत्रछाया में फला बढ़ा और अस्तित्व में आया। दर्शन शास्त्रियों, खासकर अरस्तु ने इस संबंध में अपना बहुत योगदान दिया। अरस्तु के प्रयास से ही मनोविज्ञान के अर्थ को लोगों ने समझना शुरू किया। अरस्तु के समय से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया और बतलाया गया कि जो व्यक्ति या प्राणी के आत्मा का अध्ययन करता है या आत्मा का विश्लेषण करता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। यही कारण है कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को स्वीकार किया जाता है और ये जाना जाता है कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु महोदय हैं। मनोविज्ञान की पहली परिभाषा आत्मा का विज्ञान वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि किसी भी चीज़ को विज्ञान कहलाने के लिए उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा के विज्ञान को यानी मनोविज्ञान की पहली परिभाषा को नकार दिया और मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा मन के रूप में दी गई, जिसका समर्थन डेविड ह्यूम, हार्टले, डेकार्टे आदि के सहयोग से हुआ। मन यानी माइंड, जो व्यक्ति या प्राणी के मन का अध्ययन करता है, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, जो मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा है। अब प्रश्न उठता है कि मन, माइंड किसको कहा जाता है? तो मन के संबंध में ये बताया गया है कि व्यक्ति या प्राणी के जीवन भर के अनुभवों का जो योग होता है, उसे ही मन, माइंड कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जितने भी चीज़ों को सीखा है, जितने भी चीज़ों को जाना है, उससे संबंधित जो उसका संपूर्ण योग हुआ, वही उसका मन कहलाता है, जिसका संबंध हमारे संपूर्ण शरीर से होता है। दर्शन शास्त्र से प्रभावित मनोविज्ञान की यह परिभाषा बहुत दिनों तक मान्य नहीं रही, क्योंकि इसमें दार्शनिक विचार अधिक प्रभाव डालते थे।
अब मनोविज्ञान की तीसरी परिभाषा 1879 के बाद दी गई और जिसका मुख्य श्रेय वुंट और टीचनर को दिया जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि मनोविज्ञान बाह्य अनुभवों की वस्तुओं जो प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु है से भिन्न आंतरिक अनुभवों यथा हमारी अपनी संवेदना, भाव, विचारों एवं संकल्पना शक्ति का अध्ययन करता है। इसमें कुछ अलग परिवर्तन करते हुए टीचनर ने मनोविज्ञान की तीसरी परिभाषा इस रूप में देने की कोशिश की कि जो व्यक्ति या प्राणी के चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि चेतन अनुभूति किसको कहा जाएगा? तो हम इसे ऐसे समझें कि किसी क्षण विशेष में या किसी खास समय में व्यक्ति को जो अनुभव प्राप्त होता है उसे ही चेतन अनुभूति कहा जाता है। जैसे मान लें कि अभी जितना समय हो रहा है उस समय में आपको किसी चीज़ के अर्थ को बताया जाए और आप उसके अर्थ को जान जाएं तो यही आपकी चेतन अनुभूति कहलाएगी। कुछ अध्ययन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमारी जो चेतन अनुभूति होती है वह सही भी होती है और गलत भी होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लें कि 3:25 पर किसी को ये बताया जाए कि कैट माने बिल्ली होती है। ठीक इसी क्षण दूसरे व्यक्ति को बतलाया जाए कि कैट का मतलब रसगुल्ला होता है। दोनों व्यक्तियों की चेतन अनुभूतियाँ सही हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। कैट का वास्तविक अर्थ बिल्ली हुआ, न कि रसगुल्ला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी खास समय में या किसी क्षण विशेष में जो हमें अनुभव प्राप्त होता है उस अनुभव को ही चेतन अनुभूति कहा जाता है, जो सही भी होता है और गलत भी होता है। समय बीतने के साथ संरचनावादियों के द्वारा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी गई उसे लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। खास करके व्यवहारवाद के संस्थापक जे.बी. वाटसन इस परिभाषा के घोर विरोधी सिद्ध हुए और इन्होंने बताया कि नहीं, चेतन अनुभूति का अध्ययन जो करता है वो मनोविज्ञान नहीं, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी इस तरह मनोविज्ञान की चौथी परिभाषा व्यवहार के रूप में दी गई और बताया गया कि जो व्यक्ति या प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन करता है उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा मनोविज्ञान साइकोलॉजी शुरू में आत्मा का विज्ञान हुआ जो दर्शन शास्त्र से प्रभावित था। फिर मन का विज्ञान हुआ, इसमें भी दर्शन या दार्शनिक बातें सम्मिलित थी। तीसरी परिभाषा चेतन अनुभूति के रूप में दी गई जो संरचनावादियों के द्वारा ये परिभाषा संचालित हुई, लेकिन इसमें चेतन अनुभूतियों के संबंध में भी कुछ आलोचनाएं हुई, क्योंकि एक ही समय में हमारी चेतना अलग अलग होती है और ये अलग अलग होने से ये मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने में निरर्थक है। और इसी के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान की चौथी परिभाषा
व्यवहार के रूप में व्यवहारवादियों के द्वारा दी गई। अब हम मनोविज्ञान को एक विशेष रूप में परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि मनोविज्ञान विज्ञान की एक शाखा या ब्रांच है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या प्राणियों के चेतन अनुभूतियों तथा व्यवहारों का अध्ययन वातावरणीय समायोजन के माध्यम से किया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के छात्र के नाते आप अगर इस अंतिम विश्लेषित परिभाषा को अगर विश्लेषित कर दें तो आपके सामने मनोविज्ञान के विषय वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगेंगे। जैसे कि आपने इसमें देखा कि पहली जो बात है वो बात है व्यक्ति या प्राणी, यानी मनोविज्ञान का जो पहला विषय वस्तु है वो व्यक्ति या प्राणी होता है। जो भी व्यक्ति जीवित होते हैं या जो भी प्राणी जीवित होते हैं उनका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन प्राणी में कैसे प्राणी? प्रश्न उठता है हमारे सामने। क्या चींटी, क्या मकड़ी, क्या मधुमक्खी, क्या सांप, इन पर भी प्रयोग होता है, इनके भी व्यवहारों का अध्ययन होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रश्न के संबंध में ये बताने की कोशिश की, इस विषय वस्तु के संबंध में ये बताने की कोशिश की कि व्यक्ति के अतिरिक्त वैसे प्राणी जिनमें उच्च मानसिक क्षमताएं पाई जाती हैं, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता पाई जाती है, उनका अध्ययन आसानी से मनोविज्ञान के विषय वस्तु के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे बंदर, जैसे बनमानुष, जैसे चूहा, जैसे खरगोश, जैसे बिल्ली, यानी इन सभी प्राणियों में उच्च मानसिक क्षमताएं विद्यमान हैं। दूसरा जो विषय वस्तु मनोविज्ञान का है वो है उद्दीपन। उद्दीपन, स्टिमुलस। उद्दीपन का अर्थ क्या होगा भाई? तो हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु, घटना, परिस्थिति जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के संपर्क में आता है और जिसके फलस्वरूप हम कोई व्यवहार या अनुक्रिया करते हैं उसे ही उद्दीपन कहा जाता है। अब मनोविज्ञान की जो तीसरी विषय वस्तु है उसका संबंध है चेतन अनुभूति से। चेतन अनुभूति यानी किसी खास समय में व्यक्ति को जो अनुभव प्राप्त होता है वो उसकी चेतन अनुभूति कहलाती है और यह मनोविज्ञान का एक विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार को भी माना गया है। व्यवहार यानी बिहेवियर। मनोविज्ञान में व्यवहार को व्यवहार नहीं कहा जाता है, इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक शब्द यानी अनुक्रिया, रिस्पॉन्स शब्द का उपयोग किया जाता है। व्यवहार का मतलब होता है कि जिससे कोई काम या क्रिया का होना मालूम पड़े। अब ये काम या क्रिया का होना मालूम पड़ना दो रूपों में होता है। एक व्यवहार जो दिखाई पड़ता है, दूसरा व्यवहार जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो मनोविज्ञान के विषय वस्तु के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो व्यवहार दिखाई पड़ने वाला होता है उसे हम शारीरिक या प्रकट व्यवहार के नाम से जानते हैं और जो व्यवहार दिखलाई पड़ने वाला नहीं होता है वैसे व्यवहार को ही अप्रकट, मनोवैज्ञानिक या मानसिक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। अब हम समझें कि मानसिक व्यवहार का पता कैसे चलता है। तो मानसिक व्यवहार का पता तब चलता है
जब कोई व्यक्ति या प्राणी किसी अनुक्रिया को करता है, किसी रिस्पॉन्स को करता है, किसी परफॉर्मेंस को करता है और उसके आधार पर पता चलता है कि व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं कैसी हैं। मनोविज्ञान के विषय वस्तु के अंतर्गत हम वातावरण का अध्ययन करते हैं। वातावरण से आप सभी परिचित हैं। जिस परिस्थिति में हम जीवित हैं, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, जिस परिस्थिति में हम कोई काम करते हैं, वो हमारा वातावरण होता है। मनोविज्ञान के विषय वस्तु के अंतर्गत समायोजन, एडजस्टमेंट का भी अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि समायोजन किसको कहेंगे? तो इसके संबंध में आप साधारण रूप में समझें कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति या प्राणी की मानसिक और शारीरिक क्रियाएं संतुलित रूप में की जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति या प्राणी के चेतन अनुभूतियों तथा व्यवहारों का अध्ययन वातावरणीय समायोजन के माध्यम से किया जाता है। इसके विषय वस्तु के अंतर्गत हम प्राणी, उद्दीपन, चेतन अनुभूति, व्यवहार, वातावरण और समायोजन का अध्ययन करते हैं। तो आप इन चीज़ों को अपने रूप में देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और समझने के पश्चात आप उसको अपने रूप में ढालने की कोशिश करें। तो ये था आज का आपका पाठ मनोविज्ञान के विषय वस्तु और हम उम्मीद करते हैं कि आज का पाठ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ज्ञानवर्धक होगा और आगे भी आप हमारे पाठों को, हमारे द्वारा बताए बातों को सुनने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत